गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी 11th 12th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक क्लास 12th हिस्ट्री का पूरा एग्जाम पेपर पहले डिस्कस किया है, पॉलिटिकल साइंस का भी और इंग्लिश एंड हिंदी का भी। तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का पैटर्न रहने वाला है और किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया था कि इसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव पोर्शन भी दो अलग अलग पार्ट में डिवीजन है, एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारा 30 दिया हुआ रहता है और हमें सॉल्व करना है सिर्फ 15, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारा गिवन कितना रहेगा, 6 गिवन है और सॉल्व हमें करना है सिर्फ और सिर्फ 4। तो इस तरह से इधर हमारा हो गया लॉन्ग का 4 इंटू 5, ईच 5 मार्क्स तो 20, और इधर हमारा 15 इंटू 2, ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स तो 30। दोनों मिला करके हमारा कितना आ रहा है, 50 मार्क्स। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम पूरा पैटर्न अच्छे से डिस्कस कर लिए। एक मैंने रिवाइज करवा दिया आपको वापस से पैटर्न। तो इस वीडियो से हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि 2026 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं वीडियो लेक्चर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स बता दूं। देखिए, हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वह हमारा सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक वहां से हमने सेलेक्ट किया है। दूसरा बात, अलग अलग गैस पेपर वगैरह हमारे मार्केट वगैरह में चलते रहता है। जैसे कि हम कुछ गैस पेपर का एग्जांपल लें, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टाइप ऑफ गैस पेपर हियर, बट सम ऑफ द एग्जांपल आर, जैसे रेखा का बहुत ज्यादा पॉपुलर गैस पेपर चलता है। दूसरा हमारा आता है ब्रिलियंट का और भी आता होगा शायद, मे बी, हमको उतना पता नहीं है मुझे। तीसरा हमारा एक सोर्स है इस वीडियो लेक्चर के सभी क्वेश्चन का, बुक्स, एनसीईआरटी। तो जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करूंगा, मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है क्वेश्चन बैंक से। और क्वेश्चन बैंक कौन सा, गोल्डन का, ठीक है, गैस पेपर से, रेखा और ब्रिलियंट वाले गैस पेपर से, प्लस एनसीईआरटी बुक का मैंने कंटेंट लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 15 तक इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है, वीडियो हमारा पार्ट 1 है, इस तरह से अप्रॉक्स पार्ट 4 तक आएगा। मतलब कि एक वीडियो में हमारा 15 क्वेश्चन रहेगा आंसर के साथ, ठीक है, विद आंसर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बोल सकते हो आप 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम लोग शॉर्ट का डिस्कस करेंगे और 60 में हमारा 30 गारंटीड है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रीजन क्या है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, गैस पेपर वगैरह से भी रिपीट होता है, और एनसीईआरटी बुक तो मेन सोर्स ऑफ है ही। तो आप इन 60 क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर लें तो आपका जो है 30 मार्क्स इजिली गेन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें 15 बनाना है। ओके, आई होप आप बेसिक समझ पाए कि मैं जो यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वह क्वेश्चन आया कहाँ से या फिर मैंने कहाँ से क्वेश्चन लिया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से 2009 से लेकर के 2024 तक का है। उसके बाद गैस पेपर वगैरह से और एनसीईआरटी बुक से। ओके, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल का स्क्रीनशॉट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने 1 2 3 4 5 अभी तक 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिंदी का, और ये बेसिक्स था कि एग्जाम लिस्ट वगैरह, डेट शीट वगैरह का। तो आप जा करके उसे भी देख सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट मैटर में कंफ्यूजन है तो। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मेंशन 4 फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम।
यहाँ क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि आप इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उनके 4 फीचर के बारे में बताएं। अच्छा ठीक है, पहले उससे पहले मैंने क्वेश्चन का हिंदी में भी आंसर लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कॉपी और पेन लेकर के बैठे ताकि हिंदी में आंसर को लिख पाए कॉपी में, और इंग्लिश मीडियम वाले इस कॉपी पेन लेकर के बैठे और इस आंसर को अच्छे से लिख पाए, और इसे आपको याद करना है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करूंगा और सारा क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, प्लस आप अपने हिसाब से भी उसे एक पॉइंट कट करके या फिर जोड़ करके कुछ शॉर्ट या फिर लॉन्ग बना सकते हैं आंसर। ओके, बैक ऑन द क्वेश्चन। मेंशन 4 फीचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है भारत में जो पार्टी सिस्टम है, इंडिया में जो पार्टी सिस्टम होता है उनके 4 फीचर्स के बारे में बताना है। फीचर मतलब क्या होता है आपका, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। नाउ वी नो दैट इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, सो इंडिया पार्टी सिस्टम हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर। इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उसके बहुत अलग अलग फीचर है, जैसे क्या, इट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर। यहाँ बोला जा रहा है हमारा पहला हमारा फीचर है कि इंडिया हमारा एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी बोलने का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो बहुदलीय प्रणाली, मतलब कि एक कोई पार्टी डोमिनेट नहीं करेगा, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, जहाँ पे नेशनल पार्टी प्लस रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी को हम क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं, जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 है पॉलिटिकल साइंस में, कि नेशनल पार्टीज वैसा पॉलिटिकल पार्टी होता है जो पूरे नेशनल लेवल तक रहता है, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वैसा पॉलिटिकल पार्टी होता है जो हर एक स्टेट में डोमिनेट रहता है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया है, वहाँ पे रीजनल और नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो आपस में compete करते हैं, लड़ते हैं पावर के लिए। दूसरा फीचर, regional parties play a significant role in representing local interest and influencing national politics। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दूसरा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, और लोकल लोगों के इंटरेस्ट को, लोकल लेवल पे रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करती है, और कभी कभी तो जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनता है उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, इसका 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 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का राज्यसभा का अगर बात करेंगे तो उनका अलग लॉजिक चलता है, उसको हम यहाँ कंक्लूड नहीं करते, अगर हम सॉरी इंक्लूड नहीं करते हैं। लोकसभा की अगर बात करेंगे तो हमें पता है कि 545 सीट्स होता है, सीट्स कौन सा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। लेकिन अब जाकर के 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने की वजह से जो हमारा 2 सीट था किसका, एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन का, उसे रिमूव कर दिया गया। तब हमारे पास टोटल 543 सीट्स पे ही क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब इस 543 सीट्स में जो इलेक्शन होता है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का 273 से प्लस लाएगा, फिर 271 टू जो भी बोल सकते हैं आप, 72 से प्लस लाएगा तो वो क्या होगा, मेजोरिटी सीट गेन करेगा और फाइनली क्या होगा, गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, सेंट्रल लेवल पे मेजोरिटी सीट नहीं गेन कर पाता है। जब मेजोरिटी सीट नहीं गेन कर पाएगा तो उसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, उसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का मदद लेना पड़ेगा और कोलिजन गवर्नमेंट बनाएगा। कोलिजन गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग गठबंधन का सरकार बोलते हैं। तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे सरकार बन पाता है। तो यहाँ क्या है कि अगर हमारा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होता तो सेंट्रल लेवल पे कोलिजन गवर्नमेंट बनता ही नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कभी कभी हमारा एक भाई कभी कभी हमारा जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकल लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लस नेशनल पॉलिटिक्स मतलब कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक होगा उन्हें भी प्रभावित करने के लिए। थर्ड, इंडिया ऑफन विटनेस कोलिजन गवर्नमेंट बिकॉज नो सिंगल पार्टी यूजुअली सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी। हाँ, वही वही बात बोला गया इधर भी कि इंडिया ज्यादातर बहुत ऐसा समय देखने को मिला है कि इंडिया में कि कोलिजन गवर्नमेंट बनता है इंडिया में, ठीक है, रीजनल प्लस नेशनल लेवल वाला पॉलिटिकल पार्टी मिल करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समय में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजोरिटी सीट गेन नहीं कर पाता। फाइनली द पार्टी शो सिस्टम शोज द आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, ठीक है, आइडियोलॉजिकली मतलब होगा विचार, कि इंडिया में इतना पॉलिटिकल पार्टी है कि सबके अंदर में खुद का आइडियोलॉजी है, तो आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है विथ पार्टीज फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स सच एज सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म से सोशलिज्म, रीजनलिज्म, टुगेदर दीज फीचर मेक इंडियन पॉलिटिक्स हाईली डाइवर्स एंड कॉम्पिटेटिव। बोला जा रहा है यहाँ पे कि
इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सब पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बेस है, विथ पार्टीज फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह के आइडियाज वगैरह को मानते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का भावना, और सोशलिज्म का यहाँ हम लोग बोल सकते हैं समाजवाद, और रीजनलिज्म का होगा क्षेत्रीयता। इन ये सभी चीज मिला करके इंडिया का पॉलिटिक्स को हाईली डाइवर्स मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव और डाइवर्स बनाता है। डाइवर्स मतलब हाईली डिफरेंट प्लस कॉम्पिटिटिव, मतलब देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव का मीनिंग ये बनाता है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मेंशन फॉर फ्यूचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम। आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ ले, हिंदी वाले यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ our next question is mention any four now our next question is question number 2, mention any four function of the election commission of India। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, जो अभी भी बिहार में करंटली इलेक्शन हुआ है। तो बोला यहाँ जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, हम सबको पता है इलेक्शन करवाता है। तो बताना है आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला 4 फंक्शन, वैसे तो बहुत फंक्शन होता है लेकिन आपको 4 ही पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 15 में मेंशन किया गया किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन इंडिया परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाए। उन सब में सबसे पहला फंक्शन है कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटर मतलब ये स्टेट असेंबली, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री और फेयर मतलब बिना कोई झेल का, बिना किसी प्रॉब्लम का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का और स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होता है उसे कंडक्ट करवाती है। दूसरा, प्रिपेयर करती है, रिवाइज करती है, अपडेट करती है इलेक्टोरल रूल्स रेगुलरली। तीसरा हमारा यहाँ पे इट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू देम। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी मतलब होगा, इसे आप क्लास 10th से रिलेट कर सकते। क्लास 10th आप चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे सिविक्स का, उसमें बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, बताएगा कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी सेंटर लेवल का है कि स्टेट लेवल का। तो वही बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई गिवन पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल लेवल का है कि स्टेट लेवल का है, प्लस उनके साथ साथ उनको सिंबल वगैरह अलॉट करती है। जैसे कि अभी बीजेपी का बात करेंगे तो बीजेपी का हमारा जो है कमल का फूल है, ठीक है। और कांग्रेस का अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का क्या है, हाथ है ना, इस तरह का हाथ जो होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था उसे। चौथा हमारा इट इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन टू इंश्योर फ्री प्रैक्टिसेस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाती है जिसे हम लोग आचार संहिता बोलते हैं, अरे समझ में, जिसके तहत इलेक्शन प्रोसेस के समय में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है। अब वही हिंदी में आप देख सकते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की कई चार कार्य लिखे। संविधान भाग 15 में स्थित अनुच्छेद 324 चुनावों से संबंधित है। भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। इंडिया में वोटिंग जो होता है दो अलग अलग सिस्टम से होता है। एक होता है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दूसरा होता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए FPTP का नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारा टारगेटेड लाइन है और कैंडिडेट A है यहाँ पे और कैंडिडेट B है। फॉर एग्जाम्पल 1000 पॉपुलेशन के बीच में इलेक्शन हो रहा है, तो अगर कोई 50 मतलब कि 500 से प्लस ले आएगा, मतलब 50% 500 से प्लस ले आएगा तो जीत जाएगा। हो सकता है कि कैंडिडेट A को कितना आ जाए, 800 वोट आ जाए। सबसे पहले जो बाउंड्री था उसको कौन क्रॉस किया है, पॉपुलेशन कैंडिडेट A, तो जीत जाएगा। तो और कैंडिडेट B क्या हो जाएगा, सेकंड मेजोरिटी पार्टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। ये होता है सिंपल सा लॉजिक वाला FPTP। लेकिन STP का मतलब क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक एरिया है,
इस एरिया में 5 आदमी को उतारा गया है कि 5 आदमी क्या करेगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो होगा क्या कि जो भी व्यक्ति उस एरिया से इलेक्शन में वोट करेगा उसे एक चार्ट शीट मिलेगा और उस चार्ट शीट में हर एक कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ रहेगा, जैसे कैंडिडेट ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए कि आप क्या कीजिए, इसमें वोट दीजिए, तो माय नेम इज अभी, ठीक है, तो मैं कैंडिडेट ए को सबसे पहला प्रेफरेंसेस दूंगा कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला नंबर कौन आना चाहिए गवर्नमेंट में, या फिर बोल सकता है सबसे पहला कौन जीतना चाहिए, कैंडिडेट ए। फिर दूसरा मुझे लगा कि कैंडिडेट सी अच्छा होगा तो प्रेफरेंसेस वहां दे देंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से क्या होता है कि प्रेफरेंसेस दिया जाता है। फिर हो सकता है कि कोई और, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा व्यक्ति है उसे भी सेम चार्ट सेट मिलेगा, भाई ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो उसका प्रेफरेंसेस क्या है कि हम सी वाले को सबसे पहला नंबर डालेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह से पूरा का पूरा क्या होता है कि प्रेफरेंसेस दिया जाता है एसटीवी में। अब इसमें जीतता कौन कैसे है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा वही 1000 पॉपुलेशन लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन में से सबसे ज्यादा अगर हमारा, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सबसे ज्यादा हमारा ए वाले को आता है तो वह जीत जाएगा। हम टारगेट लेके चलते हैं कि 800 मेंबर या फिर 500 मेंबर, 500 या फिर 600, जो मान सकते हैं 500 मेंबर प्रेफरेंसेस किसको कर रहा है, ए को, तो वह जीत जाएगा। हो सकता है कि 600 इसको वोट आया है, तो इस 600 में से 500 वोट से ये जीत गया और 100 जो वोट रहेगा इसका एक्स्ट्रा, उसे सेकंड प्रेफरेंसेस वाले जो लोग रहेंगे सेकंड नंबर पर, उसके बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक निकाला जाता है और उन सभी में से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में से जो सबसे पहला रैंक वाला होता है उसे बोलते हैं कि इलेक्शन जीत गया है। तो अब इसका आंसर पढ़ते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक मेथड होता है जिसके तहत सिस्टम इन दिस सिस्टम वोटर्स रैंक कैंडिडेट। इस सिस्टम में वोटर क्या करता है, कैंडिडेट को रैंक करता है उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से 1 2 3। इफ अ कैंडिडेट गेट्स मोर वोट देन रिक्वायर्ड, अगर कोई कैंडिडेट, जो मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट को अगर ज्यादा वोट मिलेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो एक्स्ट्रा वोट उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा अदर कैंडिडेट के बीच में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वोटर्स नेक्स्ट प्रेफरेंसेस, मतलब कि वोटर का जो नेक्स्ट सेकंड प्रेफरेंसेस रहेगा प्रेफरेंसेस नंबर 2 उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। सिमिलरली वोटर्स ऑफ द लीस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट आर आल्सो ट्रांसफर, और इसी तरह से जो सबसे लीस्ट वोट मिलने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके भी वोट को ट्रांसफर किया जाता है। दिस सिस्टम इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड इज यूज्ड इन इलेक्शन लाइक राज्यसभा इन इंडिया। और यह सिस्टम क्या करता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन देता है। फेयर रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सभी लोगों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है, इंडिया में राज्यसभा के इलेक्शन में। तो आप आंसर में भी देख सकते हैं हिंदी का भी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक विधि है जिसका उपयोग चुनावों में किया जाता है। इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में, वही प्रेफरेंसेस मतलब पसंद के क्रम में वोट देते हैं, जैसे 1 2 3 आदि। यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यक मतों से अधिक वोट मिला, जैसे कि हम एग्जांपल लिए थे आपको वहां पे कि इस कैंडिडेट को कितना मिला है, 600 वोट, तो 600 में से हमको रिक्वायरमेंट कितना है, 500 का, तो एक्स्ट्रा 100 वोट क्या होगा, बाकी में अतिरिक्त वोट बढ़ जाएगा। अधिक वोट मिल जाता है तो उसे अतिरिक्त मतों को मतदाताओं की अगली पसंद के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को के मत भी स्थानांतरित होते हैं। यह प्रणाली विभिन्न समूहों के न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और भारत में राज्यसभा चुनाव में देख सकते हैं आप पूरा। ठीक है, ओके ओके। our next question is mention any two main challenges that India faced just after independence। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके जस्ट बाद में, मतलब जिस समय में इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय में किस किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा था। फिर बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंस के बाद किस किस तरह का प्रॉब्लम फेस हो रहा था इंडिया को। अल्टीमेटली 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया से जाता है और हम लोग हो गए थे हैप्पी, ठीक है, क्योंकि 1600 में आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ
एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के चार्टर लेकर के इंडिया में था ट्रेड करने के लिए। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। 1600 में आई थी, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, फिर 1764 में बैटल हुआ बक्सर, फिर क्या बोलते हैं, हाँ 1857 में फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर 1947 अल्टीमेटली इस समय जाकर के हमारे भारत को छोड़ती है। तो जब ब्रिटिश जाने लगी थी हमारे कंट्री से, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम को एक्टिवेट करके गई थी, या फिर बोल सकते हैं कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारे भारत में मल्टीपल तरह का प्रॉब्लम था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको किन्हीं दो प्रॉब्लम के बारे में बताना था। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा नेशनल इंटीग्रेशन, दूसरा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस सेवरल सीरियस चैलेंजेस। इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया बहुत सीरियस चैलेंजेस को फेस करता है। सम ऑफ देम आर बिलो, कुछ नीचे दिया गया इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन। इंडिपेंडेंस होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस द चैलेंजेस ऑफ यूनाइटिंग। यूनाइटिंग मतलब एकजुट करना। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया से गया था तो माउंटबेटन प्लान के तहत बोला गया था प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है राजा रजवाड़ा, कि या तो आप क्या कीजिए इंडिया के साथ मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या फिर आप खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री बना लीजिए। तो हो क्या रहा था कि उस समय तक, इंडिपेंडेंस के समय तक हमारे कंट्री में लगभग 500 प्रिंसली स्टेट था। तो 500 प्रिंसली स्टेट था तो अब सबको यूनाइट करना था। देखिए जैसे कि हमारा इंडिया है, आई आई नो कि मैं बहुत अच्छा नहीं बना है, बट समझने के लिए इनफ। देखिएगा यहाँ भी जम्मू कश्मीर था, यहाँ पे भी राजा रजवाड़ा चलता था, यहाँ भी चलता था। यहाँ तो वो था क्या बोलते उसको, निजाम ऑफ हैदराबाद। साउथ में भी इधर भी चल रहा था, ईस्ट में भी चल रहा था, साउथ में भी कुछ चल रहा था। मतलब अलग अलग प्रिंसली स्टेट था। अब सभी प्रिंसली स्टेट को मिलाना था, तब हमारा क्या होता, पूरा का पूरा इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री बनता। एक तो ऑलरेडी हमारे बीच में पार्टीशन हो गया था 1947 में ही पाकिस्तान, ठीक है, इधर भी बढ़ चुका था। मतलब ये हमारा हो गया कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, ये था हमारा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारा था वेस्ट पाकिस्तान, ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था नेशनल इंटीग्रेशन को, कि पूरा हम देश को कैसे इंटीग्रेट करके रखेंगे। तो वही बोला गया पे, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फेस चैलेंजेस ऑफ यूनाइटिंग मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इनटू अ सिंगल नेशन एंड मेंटेनिंग यूनिटी अमंग द डाइवर्स कंट्रीज कम्युनिटीज। मतलब कम्युनिटीज का हिंदी होगा यहाँ पे बोल सकते हो आप कम्युनिटीज का, एक मिनट क्या है, समुदाय, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारे पास था इंडिपेंडेंस होने के बाद, कि 500 से लगभग ज्यादा, 500 से प्लस 500 से प्लस प्रिंसली स्टेट था, उनको यूनाइट करना था और इंडिया को एक यूनाइट कंट्री बना था, यूनाइटेड कंट्री बनाता था, मिलाना था, और सभी तरह के कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करना था। दूसरा था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। क्योंकि ब्रिटिश जब गया था तो हमारे कंट्री में बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बर्बाद हो गया था। ब्रिटेन से मशीन मेड गुड्स इंडिया में आता था, इंडिया का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अपना सामान बेच नहीं पाता था। एक मिनट में आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, प्यारा भारत, और ये हमारा कौन है, ब्रिटेन। इधर इधर ब्रिटेन, ब्रिटेन नीचे ही रहेगा अपने इंडिया से। तो हो क्या रहा था उस समय में कि ब्रिटेन के आने से पहले हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मतलब इंडिया में जो खुद प्रोडक्ट बनाता है, तो वो क्या कर रहा था, सामान वगैरह अपना प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया के मार्केट में बेच रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हुआ क्या इसमें प्रॉब्लम, कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्या बना रहा है, एक शर्ट बना रहा है, ठीक है, एक शर्ट बना रहा है। अब शर्ट जो बना रहा है तो उसका रॉ मटेरियल वगैरह में ही लग गया कितना, 500 रुपए। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब उसको बनाने में लग गया 1 मंथ, ठीक है, क्योंकि मशीन मेड्स है नहीं, हाथ से बना रहा है। तो टोटल जो बेचेगा वो कितना में, 500 नहीं बल्कि 600 में बेचेगा। मतलब 100 रुपए उसका क्या होगा, ये प्रॉफिट हुआ, और इतना दिन जो मेहनत किया उसका। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन में सामान बनता था मशीन से, मशीन, ठीक है, एक बार में 1000 पीसेस कपड़ा वगैरह वहां पे बनता था, इवन उससे भी ज्यादा, ठीक है, इवन इवन उनसे भी बहुत ज्यादा कपड़ा बनता था। अब हुआ क्या कि जब ब्रिटेन हमारे कंट्री में आया तो ब्रिटेन अपना मशीन का बनाया हुआ सस्ता वाला कपड़ा हमारे इंडिया में बेचने लगा। अब एक बार में वहां पे बल्क में कपड़ा बन रहा है, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स का रूल, बल्क में बनेगा तो क्वांटिटी उसका ज्यादा रहेगा तो प्राइस उसका घटेगा ही घटेगा। इंडिया में वो सस्ता में कपड़ा बेचने लगा। अब इंडिया के प्रोड्यूसर चाह करके भी 600 रुपए से कम में बेच नहीं पाते थे, या फिर 600 क्या, 510 रुपए से कम में बेच, इससे तो कम बिल्कुल नहीं बेच पाते। तो हुआ क्या है कि इनसे कम में
अच्छा क्वालिटी का कपड़ा कहाँ से मिल रहा था हमारा, ब्रिटेन का बनाया हुआ कपड़ा। तो इंडिया के लोग क्या करने लगे, ब्रिटेन से बना हुआ गुड्स वगैरह को कंज्यूम करने लगे, उसे पहनने लगे। अब इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट था वो पूरा का पूरा खराब हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वगैरह थे, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये बोला जा रहा है यहाँ पे, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बहुत ज्यादा जरूरी था। Inherited a weak economy and widespread poverty, unemployment and a low industrial and agricultural growth which require immediate attention. कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो इनहेरिटेड मतलब होता है विरासत के तौर पे हमें क्या मिला था, वीक इकोनॉमी, कमजोर इकोनॉमी मिला था, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब गरीबी मिला था, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, प्लस लो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। लो इंडस्ट्रियल मतलब कि जो इंडस्ट्रीज उद्योग है उसमें डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो रहा था। इन सभी को इमीडिएट अटेंशन चाहिए था कि जल्दी से क्या हो जाए, हम लोग इस पे अटेंशन करें, ध्यान दें और जल्दी से हमारा कंट्री डेवलप हो। ये बोला जा रहा है कि दो चैलेंज बताइए, इसमें तो आप बहुत सारा चैलेंजेस लिख सकते हैं। ठीक है, वही हिंदी में स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सामने आई कोई दो समस्याओं या फिर प्रमुख चुनौतियों लिखे। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन करना है आपको। Now our next question is what does it mean by one party dominance? देखिए वन पार्टी डोमिनेंस का बेसिकली मतलब होता है कि कोई एक पार्टी अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेट कर रहा है तो उसको वन पार्टी डोमिनेंस बोलेंगे सिंपल में। कि मतलब क्या, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारा मल्टी पार्टी है, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे डोमिनेट करता है, उसको क्या बोलेंगे, वन पार्टी डोमिनेंस। देखिए वन पार्टी डोमिनेंस मीन्स पॉलिटिकल सिचुएशन, एक वैसा राजनीतिक राजनीतिक बोल सकते हो आप, कहाँ गया हिंदी इसका, ओके। वन पार्टी डोमिनेंस मीन्स अ पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब वन पार्टी डोमिनेंस एक ऐसा राजनीतिक सिचुएशन होता है इन विच वन पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्टेंटली का मतलब होगा लगातार, विंस इलेक्शन एंड रिमेन इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम while other parties exist but are unable to challenge it effectively। मतलब कि वन पार्टी डोमिनेंस एक ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक ऐसा पॉलिटिकल कंडीशन है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार कंसिस्टेंटली इलेक्शन जीतता है, विंस इलेक्शंस एंड रिमेन इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पावर में रहता है, एक बार इलेक्शन जीतेगा और बहुत लंबे समय के लिए पावर में रहेगा, और अदर पार्टीज वगैरह भी रहेगा लेकिन वह पावर में आ नहीं पाएगा। इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे कि इंडिया में बात करें, इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत लंबे समय तक क्या कर रही थी, पावर में थी। सेवरल डिकेट्स का मतलब होता है दशक, बहुत सारे लगभग 3 डिकेट्स मतलब 30 साल तक लगातार कांग्रेस का ही रूल चलता है। Although elections were held regularly and opposition parties were present, one party exercised major influence over government policies and decision making। हाँ, इलेक्शन होता है बिल्कुल 5 साल में होगा, रेगुलरली इलेक्शन होगा और अपोजिशन पार्टी वेयर प्रेजेंट, अपोजिशन पार्टीज अपने आप को रिप्रेजेंट भी करेगा, लेकिन एक पार्टी मतलब कि वन पार्टी क्या करेगा, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा और गवर्नमेंट में सरकार बनाएगा, मतलब कि सरकार बनाएगा कंट्री लेवल पे। जैसे अभी करंट का अगर हम एग्जांपल दें आपको, ठीक है, करंट का, तो जो सेंट्रल लेवल का अगर बात कीजिएगा तो वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आई थिंक 3 टर्म हो चुका है उनका, मतलब कि 15 साल से रूल कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है, तो वन पार्टी डोमिनेंस, इलेक्शन के समय में तो कांग्रेस भी आता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी आता है, लेकिन जीतता अभी 3 बार से तो कांग्रेस ही हो। ठीक है, एक दलीय प्रभुत्ता से क्या तात्पर्य है, आप आंसर इसे देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंपल लॉजिक है, मल्टी पार्टी सिस्टम वैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा जिसमें मोर देन वन टू पॉलिटिकल पार्टीज compete फॉर इलेक्शन। मतलब कि मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आपस में compete करते हैं। compete मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, मतलब कि झगड़ा करेगा इलेक्शन में ताकि पावर में आ जाए। झगड़ा बेसिकली ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा वो पावर में आएगा। इलेक्शन एंड हैव एबिलिटी to form government. In this system, no single party usually gain a clear majority on its own. So coalition government are often formed. मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कभी कभी वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, मतलब वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी सीट नहीं मिल पाता, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, तो वहां पे कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। कोलिजन मतलब गठबंधन का सरकार, जस्ट इसी वीडियो में जो आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस किया था। मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स, मेकिंग डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव।
मल्टी पार्टी सिस्टम क्या करता है, अलाउ करता है कि रिप्रेजेंट करे, मतलब कि दर्शाएं अलग अलग आइडियोलॉजी को, अलग अलग आइडिया को, अलग अलग रीजन को, अलग अलग सोशल सामाजिक ग्रुप को, ताकि डेमोक्रेसी क्या हो, इंक्लूसिव हो, मतलब कि उस डेमोक्रेसी के अंदर में बहुत अलग अलग तरह से लोग आए, पार्टिसिपेट करें। इंडिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कंट्री दैट फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम, और इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल आप इंडिया दे सकते हैं। हिंदी बहुदलीय प्रणाली क्या है, देख सकते हैं आप। Now our next question is write different kinds of party system। कितना तरह का पार्टी सिस्टम होता है, क्लास 10th में आप ये भी पढ़ चुके हैं, 3 तरह का होता है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे तो एक दलीय प्रणाली, मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट रहेगा और पूरा कंट्री को रूल करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं चाइना, ठीक है। दूसरा हमारा सिस्टम है कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड अल्टरनेट पावर, मतलब कि 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, 2 पार्टी सिस्टम में पार्टी सिस्टम को डोमिनेट करेगा और 2 पॉलिटिकल पार्टी आपस में झगड़ा करेगा, जीतेगा कोई एक पार्टी। और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होगा, मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी आपस में इलेक्शन में compete करेगा ताकि पावर में आ जाए। और these party systems are different based on the number of the parties and their role in government। और ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आपस में अलग है, उसके नंबर के हिसाब से, उनके पार्टीज के हिसाब से और किस तरह का रोल परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से। हिंदी पार्टी प्रणाली के विभिन्न प्रकार लिखे। विश्व में पार्टी प्रणाली के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, इनके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। एक दलीय प्रणाली, एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, एक दल रहेगा। द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, ठीक है। Now our next question is question number 8। Why do you mean by the term national building? What do यहाँ होगा what do you mean by the term national building, sorry nation building। नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है, नेशन बिल्डिंग से क्या तात्पर्य है, राष्ट्र निर्माण। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो नेशन बिल्डिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड एंड स्टेबल नेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेशन बिल्डिंग से मतलब ये है कि ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत नेशन डेवलप करेंगे, यूनाइट करेंगे पूरा नेशन को, प्लस स्टेबल नेशन डेवलप करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद। मतलब क्या, नेशन बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड एंड स्टेबल मतलब स्थिर नेशन बनाते हैं इंडिपेंडेंस के बाद। इट इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग नेशनल यूनिटी। इसके अंदर में क्या होता है, नेशन बिल्डिंग के अंदर में हम क्या करेंगे, नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी मतलब कि राष्ट्रीय एकता प्रमोट करेंगे। स्ट्रेंथनिंग का मतलब होगा मजबूत करना। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप बोल सकते हो कि सीएम हो गया, पीएम हो गया, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट और जुडिशरी वगैरह हो गया, ये सब हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इन सभी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंश्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करेंगे। एंड क्रिएटिंग अ शेयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, और सभी अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन के लोगों के साथ एक कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी हम लोग शेयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ये कॉमन आइडेंटिटी शेयर करेंगे। नेशन बिल्डिंग आल्सो इंक्लूड सोशल रिफॉर्म। नेशन बिल्डिंग के अंदर में ये भी बोला जाता है सामाजिक बदलाव लाएंगे हम, एजुकेशन में डेवलपमेंट करेंगे। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, मतलब इनइक्वालिटीज का मतलब होगा हमारा असमानता, उसको खत्म करेंगे। सो दैट सिटीजन फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री, ताकि उस कंट्री के सिटीजन क्या करे, ऐसा फील करे, ऐसा महसूस करे कि हम इस कंट्री के क्या बोलते हैं, नागरिक हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के लिए ये है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है नेशन बिल्डिंग। ना राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण एक अर्थ क्या बोलते हैं, राष्ट्र निर्माण का अर्थ स्वतंत्रता के बाद एक मजबूत, एकीकृत और स्थिर राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया से है। इसमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक समस्याओं को मजबूत करना, लोकतांत्रिक समस्याओं नहीं, माफ कीजिएगा, संस्थाओं को मजबूत करना, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना तथा विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोगों के बीच साझी पहचान विकास करना। साझी पहचान मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करना। राष्ट्र निर्माण में सामाजिक सुधार, शिक्षा का विकास और असमानताओं को कम करने भी शामिल होता है, ताकि नागरिक में देश के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी का भाव विकसित हो। आई होप मैंने समझा पाया इसे। आई होप मैं समझा पाया इस क्वेश्चन को आपको। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और इसे याद करना है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। देखिए एक मिनट, इसे समझाता हूं मैं आपको। जैसा कि हमारे कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल
सिस्टम चलता है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन वन लेवल, LEVEL, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या कि अगर किसी कंट्री में एक या दो लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में अगर आप बात करोगे तो ये फर्स्ट लेवल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड लेवल हमारा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा हमारा लेवल है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो इनके लिए एक अलग लिस्ट बना करके रखा गया जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल लिस्ट। इनके लिए स्टेट लिस्ट, और इनके लिए कोई लिस्ट नहीं है। लोकल गवर्नमेंट अलग सिस्टम से काम करता है, जिससे लोकल गवर्नमेंट में दो बॉडी होता है, फिर दो सबसे पावरफुल लोग होते हैं, जैसे एक IAS बोलते हैं जिसे हम, और एक हम लोग क्या बोलते हैं, IPS, जिसे हम लोग अपने गांव की भाषा में, फिर कॉमन भाषा में SP बोलते हैं, और इसे हम लोग DM बोलते हैं। तो लोकल लेवल पे जो भी आदमी आता है, अथॉरिटेटिव, जो भी आदमी रूल करने के लिए आता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी आदमी सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं, वो एग्जामिनेशन के थ्रू इलेक्ट होकर के एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं। हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे या फिर और प्रेसिडेंट आएंगे, वे हमारा विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन आएगा। और स्टेट गवर्नमेंट पे भी जो दो आदमी रहेगा, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, तो वे भी हमारा किसके थ्रू आएगा, इलेक्शन के थ्रू आएगा। ठीक है, तो अब दोनों सेंट्रल लेवल के लिए भी पावर अलग है, स्टेट लेवल के लिए पावर अलग है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लेवल के लिए जो पावर सेपरेट करके रखा गया हो, उस लिस्ट को बोला जाता है सेंट्रल लिस्ट। और स्टेट लेवल के लिए जो रखा गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिस चीज पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है, उसे बोला गया है स्टेट लिस्ट। ठीक है, एक और लिस्ट होता है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट वैसा लिस्ट होगा जिसमें सेंटर स्टेट दोनों क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। और एक और होता है रेसिडरी सब्जेक्ट। अगर हम रेसिडरी सब्जेक्ट की बात करें तो रेसिडरी सब्जेक्ट में वैसा चीज आता है, वैसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमारा सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Okay, what do you mean by union list and state list? In Indian Constitution, the union list and state list are a part of the 7th schedule, which divides power between the central and state government. हमारे भारत के संविधान में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट 7वें शेड्यूल में दिया गया, जो कि भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पावर को विभाजित करता है। यूनियन लिस्ट की अगर बात करें, जैसे हम लोग केंद्र सूची बोले थे, दिस लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑन विच ओनली अ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, मतलब कि पार्लियामेंट मतलब नेशनल लेवल की वैसा सब्जेक्ट्स जिसपे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, नेशनल गवर्नमेंट लॉज बना सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन लिस्ट। जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर, मतलब कि जो विदेश कंट्री के साथ क्या क्या समझौता रहेगा, उसके ऊपर में एटॉमिक एनर्जी हो गया, करेंसी, इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट की अगर बात करेंगे, वैसा सब्जेक्ट इसके अंदर में आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है। जैसे कि पुलिस हो गया, हर एक स्टेट का खुद का पुलिस होता है, जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर समझ में। पब्लिक हेल्थ, हर एक स्टेट में खुद का क्या होगा, पब्लिक हेल्थ रहेगा। गवर्नमेंट हेल्थ, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, मेडिकल रहता है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट। दिस डिवीजन इंश्योर अ फेडरल स्ट्रक्चर वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव क्लियरली डिफाइंड पावर। यह डिवीजन हमें बताता है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें बोला गया कि सेंटर और स्टेट के पास, दोनों के पास क्या है, क्लियर कट पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अच्छे तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर में काम कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए हिंदी में, केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं, तो वही बात बोला गया, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को हिंदी में बोलते हैं नागरिकता। ठीक है, नागरिकता क्या हो, नागरिकता का हिंदी बेसिकली अगर हम बोले, आपको अच्छे से समझाएं, नागरिकता का मतलब क्या है। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में हमारा क्या बना हुआ है, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड बना हुआ है, और राशन कार्ड बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बने। ये सब हमारा क्या है कि एक आइडेंटिटी है, जिससे आप प्रूव कर पाएंगे कि आप कहाँ के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं। तो वही बोला गया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का हिंदी होता है नागरिकता। सिटीजनशिप मीन्स अ लीगल स्टेटस, कानूनी स्टेटस होता है किसी पर्सन का, या फिर किसी कंट्री के किसी पर्सन का, या फिर किसी कंट्री के मेंबर का, विच गिव्स देम सर्टेन राइट एंड ड्यूटीज, जो कि उस व्यक्ति को कुछ अधिकार और कुछ ड्यूटीज वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं, तो हमें
भारत का सिटीजनशिप मिला, आधार कार्ड वगैरह बना हमारा तो सिटीजनशिप मिला है, हाँ आप इंडिया के नागरिक हैं, तो आपको भारत में मिलने वाले जो हर एक नागरिक को अधिकार रहेगा, आपको बिल्कुल अधिकार मिलेगा, प्लस कुछ कुछ ड्यूटीज वगैरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है हमें फॉलो करना होता है, तो मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। सिटीजन्स सिटीजन्स हैज द राइट टू वोट, सिटीजन्स के पास क्या रहेगा, आपको नागरिकता मिलने के बाद अधिकार देने, वोट देने का अधिकार है। कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। ऑन प्रॉपर्टी, अपना जो प्रॉपर्टी रहेगा उसे खरीदने का, फिर उसे ओन करने का अधिकार है। रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, आपको सरकार से प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं। एट द सेम टाइम सिटीजन हैज ड्यूटीज लाइक ओबेइंग द लॉ, सेम उसी समय में हम लोगों को अधिकार मिलने के साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज वगैरह को भी फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कुछ ड्यूटीज वगैरह को ओबे करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, जैसे लॉ को मानना पड़ेगा, टैक्स वगैरह को पे करना पड़ेगा। वहीं अगर एक्स्ट्रा इनकम है किसी का 1 लाख 2 लाख रुपीज, तो उसको टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह कटता है। डिफेंडिंग द कंट्री, अगर अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी का कंडीशन आता है तो आपको कंट्री को डिफेंड करना पड़ेगा। सिटीजन कैन बी अक्वायर्ड बाय बर्थ, सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड बाय बर्थ, मतलब सिटीजनशिप आप या तो बर्थ के बेसिस पे ले सकते हैं कि आपका अगर जन्म हुआ है जिस कंट्री में, तो आप वहां पे बोल सकते हैं यहाँ के निवासी है। डिसेंट, तो डिसेंट का बेसिकली होगा वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब आपके पिताजी यहाँ के हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पिताजी अमेरिका के हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हम अमेरिका में जाकर के बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी यहाँ के, मेरी माता जी भी यही के, तो हमें यहाँ का सिटीजनशिप चाहिए, मतलब कि वंशानुक्रम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करवा करके भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का मतलब होगा नागरिकता ग्रहण, वही नागरिकता ग्रहण करना, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टेरिटरी वगैरह को भी कंट्री के अंदर में रख सकते हैं, जिस कंट्री, जिस टेरिटरी में आपको रहना है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, तो सिटीजनशिप का मतलब यही होता है नागरिकता, कि आप किसी कंट्री में रह रहे हैं तो आप उस कंट्री के नागरिक है कि नहीं है। नाउ our 11th क्वेश्चन इज राइट एनी 4 मेजर्स टू रिमूव द हिंडरेंस इन द वे ऑफ द नेशन बिल्डिंग। जो आपको नेशन बिल्डिंग है, फिर हाँ नेशन बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आपको समझाए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 की 7 होगा, देख लीजिएगा जाकर के। नेशन बिल्डिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करेंगे, हम नेशन को बनाएंगे, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जब नेशन बिल्डिंग करेंगे तो कुछ कुछ हिंडरेंस आएगा, हिंडरेंस मतलब होता है हमारा बाधा, क्या होगा, बाधा। तो उस बाधाओं को खत्म कैसे करेंगे, देखिए, टू रिमूव द हिंडरेंस इन द वे ऑफ द नेशन बिल्डिंग द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन, कि जो नेशन बिल्डिंग के लिए हिंड्रेंस रहेगा उसे हम कुछ कुछ स्टेप्स लेकर के खत्म कर सकते हैं। जैसे प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी, राष्ट्र एकता अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो हिंड्रेंस रहेगा उसे खत्म कर सकते हैं। इनकरेजिंग इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, हम क्या करेंगे, अलग अलग समुदायों के बीच में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे, मतलब एकजुट करेंगे, उसे मिलाएंगे। लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड स्ट्रेंथन नेशनल कोहिजन, लैंग्वेज को, रिलीजन को और नेशनल कोहिजन को, नेशनल कोहिजन का मतलब होता है तुम्हारा कि क्या बोलते हैं, सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना, मतलब कि जो नेशनल कोहिजन रहेगा सबको क्या करेंगे, हम प्रोत्साहित करेंगे, मतलब कि प्रमोट करेंगे। अगर हम नेशनल यूनिटी प्रमोट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हिंड्रेंस खत्म खत्म होगा। सिंपल शब्दों में बोला जा रहा है कि अगर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा है तो हम कभी एक अच्छा नेशन बना नहीं सकते, तो हमको उस अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग समुदायों के बीच में, अलग अलग जो कि समुदाय अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे क्या कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, अगर उसे हम खत्म कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा जो हिंड्रेंस आ रहा है नेशन बिल्डिंग में उसे खत्म कर सकते हैं। दूसरा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करवाइए। फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, कि गरीबी खत्म करने पे हम ध्यान दें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार जनरेट करने पे ध्यान दें। बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, हम क्या करेंगे, रीजनल ग्रोथ मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में जहां पे डेवलपमेंट है उसे डेवलप करें, प्लस रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, आर्थिक क्या बोलते हैं, आर्थिक जो डिफरेंसेस है, मतलब कि अलग अलग एरिया में डेवलपमेंट कम है, किसी एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा है, तो उसे अगर ठीक करें तो हमारा क्या हो सकता है कि हिंड्रेंस खत्म हो जाएगा। एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब होता है हमारा जागरूकता, पढ़ाएंगे लिखाएंगे लोगों को, प्लस जागरूकता फैलाएंगे तो उससे भी हमारा क्या होगा, हिंड्रेंस खत्म हो जाएगा। तब हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड सिविक अवेयरनेस, सिविक अवेयरनेस मतलब होगा बोल सकते हैं इसका हिंदी, एक मिनट, सिविक अवेयरनेस का हम लोग हिंदी बोल सकते हैं नागरिक जागरूकता, मतलब कि जो नागरिक को हम जागरूक करवाएंगे एंड क्रिएट रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म सिटीजन। अगर हम क्या करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेयर करवाएंगे, तो एक ऐसा पॉपुलेशन या फिर एक ऐसा सिटीजन डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा हमारी कंट्री का, जो कि बहुत ज्यादा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और इन्फॉर्म सिटीजन होगा।
कुछ भी गलत होगा तो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा वो। सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, अगर ऑलरेडी शुरू से कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हमारे नेशन बिल्डिंग वाले प्रोसेस में हिंड्रेंस आ रहा है, जैसे कि इनइक्वालिटीज, असमानता था, डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट और जेंडर बेस्ड क्या बोलते हैं बाइसेस था, कि मतलब कास्ट के बेसिस पे वुमेन मेन के साथ, जेंडर के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इक्वालिटी नहीं था, ये सब अगर हम ठीक ठाक कर देंगे, मतलब कि इनइक्वालिटीज खत्म कर देंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देंगे, कास्ट और जेंडर जो बाइस है उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है, और सभी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारा जो नेशन बिल्डिंग में, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डिंग में जो हिंड्रेंस आ रहा है उसे हम खत्म कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 मतलब 4 पॉइंट आप पढ़ सकते हैं इसे। राष्ट्र निर्माण की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कोई 4 उपाय लिखे। तो राष्ट्र एकता को बढ़ावा दीजिए, आर्थिक विकास करवाइए, शिक्षा और जागरूकता फैलाइए, सामाजिक सुधार कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का हिंदी होता है धर्म निरपेक्ष। सिंपल लॉजिक, सेक्युलरिज्म का मतलब होगा कि गवर्नमेंट अलग है, रिलीजन अलग है, ना तो गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना तो रिलीजन गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया, जिसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म। हालांकि इंडिया का सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन क्रूड जो एक जो ओरिजिनल मीनिंग होता है सेक्युलरिज्म का यही होता है कि गवर्नमेंट ना तो इंटरफेयर करेगा रिलीजन में, ना तो रिलीजन इंटरफेयर करेगा गवर्नमेंट में। लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है, मैं आपको बता दूंगा, पहले आंसर देख लेते हैं। सेक्युलरिज्म, एक मिनट, ओके, secularism is a principle that state has no religion of its own and treat all religion equally. secularism एक ऐसा प्रिंसिपल है, बोल सकते हो कि धारणा है, जिसमें बोला जा रहा है कि सरकार के पास या फिर किसी कंट्री का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, सरकार सभी तरह के रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। इट इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन एंड अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू प्रैक्टिस। सरकार क्या करेगा, किसी भी रिलीजन को ना तो डिस्क्रिमिनेट करेगा, ना तो फेवर करेगा, ना तो उसे बढ़ावा देगा, ना उसके साथ भेदभाव करेगा अगेंस्ट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के साथ, एंड अलाउ इंडिविजुअल, और लोगों को अलाउ करेगा कि आप फ्रीडम टू प्रैक्टिस, आप क्या कर सकते हैं, आपको जो इच्छा हो जिस रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट उसको फैला सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, देन ऑन रिलीजन। इन इंडिया सेक्युलरिज्म आल्सो मींस रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन। इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि आप सभी रिलीजन को क्या कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। प्रमोटिंग हार्मनी प्रमोटिंग हार्मनी अमंग डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज एंड सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इज एज अ गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत के संविधान में गारंटीड किया गया है कि हम लोगों के बीच में एक शांति का भावना डेवलप करेंगे, हार्मनी डेवलप करेंगे, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग धर्म वाले समुदायों के बीच में, और सेपरेट करेंगे रिलीजन को किससे, सरकार के कामकाज से। मतलब स्टेट अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, अफेयर ऑफ द स्टेट का मतलब होगा सरकार का कामकाज, उनसे रिलीजन को अलग करेंगे, जो कि हमारा भारत का संविधान क्या करेगा, गारंटीड करेगा। सीधा सीधा बात यह है कि गवर्नमेंट रिलीजन से अलग है, रिलीजन गवर्नमेंट से अलग है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म उसका जो ओरिजिनल मतलब होता है कि गवर्नमेंट अलग है और रिलीजन अलग है, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म, हम इंडिया वाले हैं, हमारा सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग चलता है। कि अगर इसमें बोला जा रहा है इंडिया के सेक्युलरिज्म में, वैसे तो इन जनरल हमारा गवर्नमेंट क्या होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, किसमें, INTER, इंटरफेयर किसमें, रिलीजन में, किसमें, रिलीजन में। लेकिन लेकिन बट यही डिफरेंट है हमारे और पूरा वर्ल्ड के रिलीजन में। बट अगर अगर रिलीजन में कुछ ऐसा, अगर रिलीजन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज है जिससे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हरासमेंट में, ये सभी कुछ हो रहा है, या फिर सोशल इशू डेवलप हो रहा है, सोशल इशू, समाज में बहुत अलग अलग तरह का प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, तब गवर्नमेंट बिना परमिशन के उस रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। यही हमारा इंडिया का सेक्युलरिज्म है, और उस चीज को वहां से रिमूव कर सकती है, उस रिलीजन से। अगर मैं एग्जांपल लूँ इस बात का, तो हम एग्जांपल में बात करते हैं हिंदू रिलीजन का। हाँ, हिंदू अगर रिलीजन का बात करें तो हिंदू में क्या चलता था, क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम, जिसके अंदर में अपर कास्ट हुआ करता था, लोअर कास्ट हुआ करता था। तो हमारे गवर्नमेंट हिंदू रिलीजन में इंटरफेयर करी और कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दी, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें। और मुस्लिम रिलीजन का अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल है जिसमें था ट्रिपल तलाक,
ट्रिपल तलाक मतलब ये था कि अगर कोई शौहर या फिर किसी का हस्बैंड मुस्लिम कम्युनिटी में किसी वुमन को 3 बार तलाक 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 बोल दे, तलाक 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 बोल दे, तो उस वुमन का शादी टूट जाता था और वापस से उसे शादी करना पड़ता था। अब इससे मल्टीपल तरह का प्रॉब्लम हो रहा था कि मेल जेंडर तलाक बोल करके उनसे शादी तोड़ लेता था, तो प्रॉब्लम झेलना पड़ता था वुमेन को। तो जो हमारा न्यू गवर्नमेंट आया था ये नरेंद्र मोदी जी वाला, उन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। तो यही है कि मतलब इंडिया में सेकुलरिज्म इस तरह का है कि अब इस तरह का नहीं है कि आप रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। अगर अगर रिलीजन में कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जिससे सोसाइटी में मल्टीपल तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसे खत्म कर सकती है। आई होप वर्ल्ड वाइड सेकुलरिज्म का आइडिया और इंडिया में सेकुलरिज्म का आइडिया के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। ओके, we proceed our next question, question number 13. Why is democracy called representative government? डेमोक्रेसी को एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? देखिए, लोकतंत्र को एक प्रतिनिधित्व सरकार क्यों बोलते हैं? देखा जाता है यहाँ पे कि देखते हैं, डेमोक्रेसी इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन डेमोक्रेसी सिटीजन डू नॉट डायरेक्टली मेक लॉज और डिसीजन फॉर द कंट्री। क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन डायरेक्टली क्या करेगा, लॉज वगैरह कंट्री के लिए नहीं बनाएगा। इंस्टेड अलावा लेकिन लेकिन दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन क्या करेगा, वो इलेक्ट करेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कंट्री है, देखिए, अच्छा एक मिनट इसको बताते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी का बात करें ना, डेमोक्रेसी का बात करें ना, बहुत तगड़ा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए, डेमोक्रेसी दो तरह का होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर कंट्री का पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन हमारा कम है, तो क्या होगा, हर एक आदमी, हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, हर एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, तब जाकर के डिसीजन लेगा, जो कि पुराने समय में हुआ करता था यूरोपियन कंट्री में। लेकिन जो वैसा कंट्री जो इंडिया का हो गया, जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अब एक एक करके उनसे पूछना कि भाई बताओ कौन सा गवर्नमेंट आएगा, कौन सा पॉलिटिकल पार्टीज आना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसमें इसी में बहुत ज्यादा समय कंज्यूम हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट हम लोग चुनते हैं। जैसे कि क्या होगा कि अलग अलग एरिया डिवाइड कर देंगे, अलग अलग एरिया, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग लोगों के लिए खड़ा कर देगा प्रतिनिधित्व के तौर पे, और उस एरिया में हम क्या करेंगे अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया ए है, इसमें 3 आदमी खड़ा है, डी एम ओ, ठीक है, हम क्या करेंगे अपने बिहाफ पे हम अपना वोट किसको दे देंगे, डी को दे देंगे, कुछ आदमी ओ एम को देगा, कुछ आदमी ओ को देगा। और फॉर एग्जांपल इस पूरा का पूरा एरिया है ओ में 1000 पीपल है, 1000 नहीं 100 ले लेते हैं, 100 पॉपुलेशन है। अगर 50 प्लस किसी को वोट आ गया, जीत जाएगा वो। तो फॉर एग्जांपल डी को कितना आ गया, 51 आ गया, तो इस एरिया से कौन जीत जाएगा, डी। तो मतलब इस एरिया के सभी आदमी का जो, मतलब इस एरिया के सभी आदमी जो खुद डिसीजन ले सकते थे, सरकार में जाकर के, गवर्नमेंट में जाकर के अलग अलग लॉज बना सकते थे, उन्होंने अपना डिसीजन, अपना अपना पावर किसे ट्रांसफर कर दिया, ये आदमी डी को, मतलब कि जो यहाँ से जीता है ना, समझ में? तो इसी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि हमारे द्वारा चुना हुआ आदमी, हमारे द्वारा चुना हुआ आदमी जाकर के सरकार में क्या बनाएगा, लॉज बनाएगा। तो उसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज व्हाई इज डेमोक्रेसी कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिकॉज इन डेमोक्रेसी डिसीजन डू नॉट डायरेक्टली मेक लॉज। क्योंकि सिटीजन डायरेक्टली इसमें क्या करेगा, लॉज नहीं बनाएगा, बल्कि दे रिप्रेजेंट, मतलब कि दे इलेक्ट, अपना इलेक्ट करेगा, वह चुनेगा किसको, रिप्रेजेंटेटिव को, किसके थ्रू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू, जो कि जाकर के सरकार में लॉज बनाएगा, जो हम हमारे कंट्री में एमएलए और एमपीज वगैरह होते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेट, अलग अलग पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा, नियम कानून बनाएगा, गवर्न ऑन देयर बिहाफ, मतलब कि उसके बिहाफ, उनके बेसिस पे क्या करेगा, सरकार में जाकर के गवर्नमेंट करेगा। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल का मतलब होता है हमारा जिम्मेदार, कि ये जो चुनाव हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा। मतलब कंट्री में, गवर्नमेंट में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा, तो उस चुने हुए आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ क्यों प्रॉब्लम आया, उसका क्या सोल्यूशन होगा वगैरह वगैरह। तो द पीपल एंड कैन वोट आउट ऑफ इफ दे फेल टू परफॉर्म। और अगर क्या, एक मिनट, these representative are accountable to the people and can be voted out if they are fail to perform। और अगर वह परफॉर्मेंस करने में, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो उसे वोट अगली बार नहीं दिया जाएगा, मतलब उसे फेल कर दिया जाएगा। दिस सिस्टम इंश्योर दैट द वॉइस ऑफ द पीपल इज रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट डिसीजन व्हाइल मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द लार्ज एंड डाइवर्स नेशन एफिशिएंटली। इस सिस्टम से हमें पता चलता है
कि जो अलग अलग लोग हैं, लोअर लेवल के लोग हैं, उनका वॉइस क्या हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे ही द्वारा चुना गया आदमी क्या कर रहा है, जाकर के लॉज बना रहा है। ठीक है, और इतना ज्यादा जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ये सब क्या हो रहा है, इक्वली रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं कि लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व सरकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम चुनते हैं, इसीलिए उसे प्रतिनिधित्व सरकार बोलते हैं। अगर हम चुनते नहीं, डायरेक्टली क्या करते हैं, एक एक करके डिसीजन पूछते हैं लोगों से कि भाई आपका क्या डिसीजन, आपका क्या डिसीजन, उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं बोलते। तो आज के समय में हमारा कौन सा गवर्नमेंट चलता है, डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, अभी जस्ट सिटीजनशिप वाला टॉपिक या फिर क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हम कि सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। अब यहाँ पे बात आ रहा है एकल नागरिकता। देखिए, कोई कोई कंट्री ऐसा होता है जिसमें डुअल सिटीजनशिप होता है, डबल सिटीजनशिप होता है। जैसे कि अमेरिका का बात करते हैं, तो अमेरिका का नाम ही है यूएसए, मतलब कि यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड। ठीक है, बहुत सारा अलग अलग स्टेट्स, अप्रॉक्स उसमें 50 अलग स्टेट्स मिल करके क्या बनाया है, अमेरिका बनाया है। तो वहां पे एक आदमी, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट्स यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया। ठीक है, या फिर बोल सकते हो आपकी मैक्सिको। ठीक है, तो वहां क्या होगा कि मैक्सिको, वहां का सिटीजन का दो सिटीजनशिप रहेगा, एक तो वहां का मैक्सिको का, एक हमारा कहाँ का रहेगा, अमेरिका का, यूएसए का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुअल सिटीजनशिप। लेकिन किसी किसी कंट्री में क्या होता है कि सिंगल सिटीजनशिप होता है, जिसको एकल नागरिकता बोलते हैं, जैसे हमारे कंट्री में। तो देखते हैं कि सिंगल सिटीजन मींस दैट अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ ओनली वन कंट्री एट द टाइम एंड हैज अ लीगल राइट एंड ड्यूटीज ओनली इन दैट कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप मतलब होता है कि एकल नागरिकता, कि एक समय में किसी एक पर्सन को किसी एक ही कंट्री का क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, और उसी कंट्री का उसे अधिकार मिलेगा, प्लस उसी कंट्री के अंदर में उसे कुछ कुछ ड्यूटीज वगैरह फॉलो करना। अब ड्यूटीज वगैरह, फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्ट आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया मैंने सिटीजनशिप के बारे में, तो वहां से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। only in that country. In India, every citizen hold Indian citizenship even if they live in a particular state. कि इंडिया में क्या है कि हर एक स्टेट, हर एक लोगों को एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, भले वह इंडिया के 28 स्टेट्स के किसी भी 28 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट्स में क्यों ना रहे। दिस इंश्योर यूनिफॉर्म राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। और ये क्या करता है, इंश्योर करता है, गारंटी दिलवाता है कि क्या रहेगा, यूनिफॉर्म राइट रहेगा, मतलब सबके पास एक बराबर का अधिकार रहेगा, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कंट्री में एक जैसा रहेगा, एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी, और कंट्री को हम क्या कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। अनलाइक डुअल सिटीजनशिप, एन इंडिविजुअल कैन नॉट साइमल्टेनियसली मतलब होगा एक साथ बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री। डुअल सिटीजनशिप में कोई भी व्यक्ति के पास एक साथ दो अलग अलग सिटीजनशिप रहता है। तो इंडिया डुअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं करता, बल्कि सिंगल सिटीजन फॉलो करता है। एकल नागरिकता के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ओके, our last question of this video lecture is what is language policy. Language policy का हिंदी है भाषा नीति। भाषा नीति का मतलब क्या होगा कि language policy refers to the set of rules. language policy एक set of rules है, regulations है, guidelines है, जो कि सरकार के द्वारा adopt किया गया है, लिया गया है, ताकि हम इंडिया में जो लैंग्वेज यूज होगा, भाषा यूज होगा, उस पर लगा सके। ठीक है, देखिए, भाषा नीति उन नियमों और विनियमों और मार्गदर्शकों को समूह होता है जिसे किसी देश की भाषाओं के उपयोग को व्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाया जाता है। इट डिटरमाइन विच लैंग्वेज आर ऑफिशियल। ये लैंग्वेज पॉलिसी बताता है, डिटरमाइन करता, बताता है, डिटरमाइन का बताना कि कौन सा लैंग्वेज हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सा रीजनल लैंग्वेज, कौन सा क्षेत्रीय भाषा है, और यूज फॉर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और कौन सा भाषा एजुकेशन के पर्पज से और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के पर्पज से यूज होगा। इन इंडिया द लैंग्वेज पॉलिसी इंश्योर प्रमोशन ऑफ द हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रोटेक्टिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी उसके तहत बोला गया है, वैसे तो शेड्यूल लैंग्वेज, वैसे तो हमारा शेड्यूल लैंग्वेज 22 है, मतलब कि 22 को भाषा को हमारा शेड्यूल लैंग्वेज का भाषा दर्जा मिला है। अब दर्जा मिला है कि इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट आप काम कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 22 लैंग्वेज में से कोई सा भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को उस लैंग्वेज में सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को उस 22 लैंग्वेज में सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उन 22 लैंग्वेज में से हिंदी एंड इंग्लिश, दो लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से आप दो भाषा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन इंडिया द लैंग्वेज पॉलिसी इंश्योर प्रमोशन ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड प्रोटेक्टिंग रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी उसके तहत बोला गया कि हिंदी को, और इंग्लिश नहीं है बट हिंदी को भी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को, यहाँ हम आंसर में बस हिंदी डालें लेकिन इंग्लिश भी है, हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा, और रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है, बाकी जो भाषा रहेगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे हम। इनकरेज मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होगा कि अलग अलग जो लैंग्वेज रहेगा सबको हम क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे,
टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी डाइवर्स कंट्री, ताकि इतना ज्यादा डाइवर्स, इतना ज्यादा विविधता वाला कंट्री के अंदर में क्या कर पाए, यूनिटी मेंटेन कर पाए। इट ऑल्सो गाइड्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन इन गवर्नमेंट, और भी गाइड करेगा जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि सब कुछ में हम इस लैंग्वेज का यूज करेंगे। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब ये होता है, भाषा नीति का। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा ये रहेगा, मतलब पार्ट 2। ये वीडियो लेक्चर हमारा क्या था, पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा पार्ट 2, मतलब 50 मार्क्स सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2026 एग्जामिनेशन के लिए पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।